नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। और एक बार पुनः हम लोग अपनी वही श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के शुरू किए हुए हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB का जो 3 इयर्स में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का आपका अगला पेपर है और जिस पेपर के बाद आप सभी सीनियर होने जा रहे हैं। पेपर कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मीन्स पहला हिस्सा आप लोग पढ़ करके आगे बढ़ चुके हैं। 4 यूनिट है और 4 यूनिट में क्या क्या चीजें हैं। पहली यूनिट आपकी है वो फंडामेंटल राइट्स की है। दूसरी यूनिट में भी वही फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंटिन्यू है। तीसरी यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपकी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। इसमें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिलती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। साथ ही साथ आपका थोड़ा सा जो यूसीसी भी जोड़ा गया है। पहली यूनिट की जो फंडामेंटल राइट्स वाली बात है और दूसरी यूनिट की जो फंडामेंटल राइट्स की बात है, यहां से हम लोग इसको अलग कर देंगे। जो ये 12 से लेकर के 35 तक आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं और 12 से पढ़ना शुरू करते हैं जहां पर स्टेट डिफाइन है। जाहिर सी बात है कि आपने होफील्ड का एनालिसिस पढ़ा है, उसमें राइट्स और ड्यूटीज की बात पढ़ी है। तो ये पढ़ा है कि जहां पर राइट्स हैं वहीं पर वो राइट प्रोवाइड करने की ड्यूटी भी किसी न किसी की है। अब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं तो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कौन कराएगा? सवाल उठता है कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कौन कराएगा। इसका जवाब है फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराएगा स्टेट। स्टेट कहां डिफाइंड है? स्टेट डिफाइंड है आर्टिकल 12 में। तो यही से हम सवालों को भी समझेगा कि स्टेट के जो स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, इस स्टेट में क्या क्या शामिल है। तो स्टेट में कहें कि यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, कहें कि स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लोकल अथॉरिटीज और लास्ट है अदर अथॉरिटीज। तो स्टेट के अंदर आर्टिकल 12 में जो शामिल है, इस स्टेट को जो यूपी, बिहार, बंगाल टाइप का मत समझिएगा। हम लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कई बार लोगों के मन में सवाल होता है कि आर्टिकल 12 का जो स्टेट है, जो डिफाइंड है, वो फंडामेंटल राइट में क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टेट का तो फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना है नहीं, बहुत बड़ा लेना देना है। लेना देना यह है कि जो आपके राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराने की ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है, इस स्टेट की है। और इस स्टेट में शामिल है ये लोग। यहीं से आपको एक बड़ा सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि स्टेट को डिफाइन करो और बताओ लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। कहा जाता है स्टेट को डिफाइन करो, बताओ अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है। पूछा जाता है क्या लखनऊ विश्वविद्यालय अथॉरिटी है, अदर अथॉरिटी है, क्या LIC अदर अथॉरिटी है। इस प्रकार से चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये तो हो गया आपका पहली यूनिट का, जो हम लोगों ने कहा कि राइट्स ड्यूटीज वाली बात। उसके बाद जहां से आपको सवाल और मिलते हैं वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का मतलब क्या होता है? अच्छा, बीच में एक चीज और भी है। बीच में एक चीज है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब क्या होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब होता है। मीन्स संविधान बनने के पहले के जो कानून हैं उनको हम कह रहे हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो कि संविधान बनने की पूर्व की विधियां हैं। संविधान पूर्वोत्तर विधियां शायद कहते हैं हिंदी में। और संविधान बनने की बाद की जो विधियां हैं, तो संविधान बनने के पहले की जो विधियां हैं उसमें से कई सारे ऐसे कानून थे, कई सारे ऐसे कानून हुआ करते थे जो हमारे पार्ट 3 के, हमारे फंडामेंटल राइट वाले पोर्शन के डायरेक्ट वायलेशन में थे या अगेंस्ट में थे कह लें। तो उन सभी के लिए कुछ ना कुछ सिद्धांतों के माध्यम से या तो उनको खत्म कर दिया गया या कहा गया कि अगर उसमें से कुछ ऐसी चीज है जिसको बचा के रखने से हमारे लिए लाभ की बात हो जाएगी, हमारा लाभ हो जाएगा, बाकी शेष हिस्सा है उसको खत्म कर देते हैं। तो उस पर कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दिए गए। तो वहां पर भी आपको एक सवाल मिलता है कभी कभी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे, जहां पर आपको कुछ प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर है,
कलरेबल लेजिस्लेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस भी आपको शायद इसमें मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल 14 की बात है, जहां पे आपको राइट टू इक्वलिटी पढ़नी होती है। राइट टू इक्वलिटी कैसे? इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, जो बहुत एक हम लोग बार बार छोड़ देते हैं उस चीज को, और मन में सवाल आ जाता है कि इक्वलिटी का मतलब कि हमारी जो स्थिति है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बराबर है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, इम्यूनिटीज मिली है, वो हमें क्यों नहीं मिलती है। तो यहां समझना यह है कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि आपको आपके समान की तरह, मतलब अगर आप किसी कॉलेज के छात्र हैं तो उस कॉलेज के सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार होगा। जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हो रहा है वो आपके साथ हो, क्योंकि वो अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्लासेस हैं। तो जो यहां से आपको चीजें मिलती हैं आर्टिकल 14 से, इसमें आपको पहला तो पढ़ना होता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत कि आर्टिकल 14 में क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो है जो आपका राइट टू इक्वलिटी वाला है, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स वाला है। वहीं पर एक है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कहें कि युक्त वर्गीकरण का क्या मतलब होता है, वहां से आपको सवाल मिलता है। मींस वो जुड़ करके ही आता है आर्टिकल 14 में जब पूछा जाता है। एक प्रिंसिपल है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का, कभी कभी सवाल वहां से भी पूछे गए हैं। फंडामेंटल फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, इसके रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रिजाइड एंड सेटल है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये सब है। यूनिट 2 का जो पहला हिस्सा है आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहां से खूब सवाल पूछा जाता है। और जो जुडिशरी ने इसका एक्सपेंशन किया है, जुडिशरी ने जो इसको विस्तार दिया है, मीन्स इसमें तमाम सारे समय समय पर अन्य चीजों को जोड़ा है। राइट टू प्राइवेसी जोड़ दिया है, राइट टू स्लीप जोड़ दिया है, राइट टू साइलेंस जोड़ दिया है, ऐसे करके जोड़ा है। तो वहां जो इसका एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन हुआ है, वहां से सवाल आपको खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन है, सवाल यहां से भी बनता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हिंदी में कहें दांडिक निवारक विधियां करके है, उसका क्या मतलब होता है, क्या उसकी पॉलिसी है, क्या सेफगार्ड्स वगैरह है। अगला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फोर्स्ड लेबर है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है। यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट से भी आपको एक सवाल मिलता है। तीसरी यूनिट सीधे सीधे सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, रिट्स के बारे में पढ़कर क्या आना है, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। और रिट्स के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो रिट्स के ग्राउंड जरूर पढ़िए। मीन्स हैबियस कॉर्पस का ग्राउंड क्या है, प्रोहिबिशन का ग्राउंड क्या है, मैंडमस का ग्राउंड क्या है, इस प्रकार से है। चौथी यूनिट में आपको पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जानना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज यह है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका नेचर क्या है, और क्या डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में कभी कोई झगड़ा था, या कभी कोई झगड़ा अभी कोई झगड़ा है आपस में, दोनों में क्या ऐसी स्थिति है कि एक भारी है एक हल्का है। क्या किसी मामले में निर्णय देते समय ध्यान देना होगा कि ज्यादा आवश्यक फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं, या दोनों का समन्वय तालमेल बना करके रखना है। तो आपस का उनका जो टसल है, उनका मतलब वो जुडिशरी के माध्यम से टसल हुआ है, आपस में नहीं लड़े हैं आर्टिकल्स, तो वो क्या है, कैसे है, केस लॉज के माध्यम से आपको समझाना होता है। और आपके सिलेबस में चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है तो थोड़ा सा यूसीसी को भी आप देख करके आइए। अब हम लोग अगर सवालों की बात कर लें, जो सवाल आपके लिए जरूरी है, सवाल जो जहां से आपके लिए बनते आए हैं, और पहले एक बार हम लोग पिछले साल का पेपर देख लेते हैं। पिछले साल का जो पेपर है, पहला सवाल आपको आर्टिकल 12 पूछा गया है, और आर्टिकल 12 में आपसे अदर अथॉरिटी का मतलब पूछा गया है। पूछा गया है आर्टिकल 12 में बताओ कि अदर अथॉरिटी का क्या मतलब है, और जो केस लॉज हैं, डिसाइडेड केस लॉज है, उनके माध्यम से समझा दो। दूसरा चीज है कि जो ईपी रोयपा का केस है, जहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरियसनेस की बात है, मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण की बात है, वो आपसे पूछा गया है। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, युक्त वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, पूछा गया है। फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन के प्री और कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्ट जो लॉज हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जिसको बोल रहे हैं संविधान पूर्व विधि और संविधान पश्चात विधि के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर रहने और शरण प्राप्त करने का, रेजाइड का जो अधिकार है, सेल्टर का जो अधिकार है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, इसको आप निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए, ऐसा पूछा गया था। राइट टू प्राइवेसी पूछी गई है कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक वो महत्वपूर्ण अंग है, बहुत अभिन्न अंग है, तो इसको जुडिशियल डिसीजन के माध्यम से समझा दीजिए। अगला सवाल वही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज से संबंधित था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से आप क्या समझते हैं, प्यूरिटिव डिटेंशन लॉ से आप क्या समझते हैं, संविधान में एक अपराधी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं उसके डिटेंशन के विरुद्ध कौन से राइट्स मिले हुए हैं उसको बताइए, प्रावधान बताइए। उसके बाद आर्टिकल 32 को लेकर के जो सवाल था वो ऐसे पूछा गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के शब्दों में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, हर्ट है, कुछ भी है, व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिर पूछा गया था हैबियस कॉर्पस के बारे में कि हैबियस कॉर्पस की रिट क्या है, कब जारी होती है, विवेचना कीजिए। फिर पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो
आपके रिलीजन से संबंधित राइट्स हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का राइट है, उसका मतलब क्या समझते हैं आप, और इस अधिकार के अंतर्गत कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कौन कौन से अधिकार, इन अधिकारों पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसको भी आपको केस लॉज के माध्यम से समझाना था। 10वां सवाल था कि जो स्टेट है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो उद्देश्य है, उसका जो एम ऑब्जेक्टिव है, वो है वेलफेयर स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट, एक वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना, पुलिस स्टेट का नहीं। इसको केस लॉज के माध्यम से समझाना था और इसकी जो विधिक उपयोगिता थी वो भी आपसे पूछी गई थी, उसकी चर्चा आपको करनी थी। अब हम लोग आपके सिलेबस के अनुसार एक बार फिर से सवालों की बात देख लेते हैं कि जो आपके लिए जरूरी सवाल है इस बार के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे मैंने कहा कि आपको आर्टिकल 12 के अंतर्गत जितनी भी उसकी 4 प्रकार की चीजें बताई गई हैं कि ये आर्टिकल 12 में आता है, ये आर्टिकल 12 में आता है, ये स्टेट है, चारों के बारे में आपको कायदे से पढ़ना है और केस लॉज के माध्यम से पढ़िएगा और कम से कम 4 से 5 एग्जांपल्स देख लीजिएगा कि जैसे उसमें दिया हुआ है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय स्टेट है, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय स्टेट है, क्या LIC स्टेट है, क्या सहारा स्टेट है, क्या रिलायंस स्टेट है। इस प्रकार से आप उसको कंसेप्ट अपना क्लियर रखिएगा कि क्या होने पर कहा जाएगा कि ये अदर अथॉरिटी में आता है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है केस लॉज के माध्यम से। तो एक सवाल आपको यहां से मिलना तय है। आर्टिकल 14 में आपको जो इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वेलिटी से आप क्या समझते हैं। अच्छा, इक्वेलिटी में और इक्विटी में अंतर भी पढ़ लीजिएगा कि समता में और समानता में क्या अंतर है। इक्वेलिटी इक्विटी में अंतर के साथ साथ आप देख लीजिएगा कि जो ये आर्टिकल 12 की जो वो है क्या कहते हैं इसको, इसमें जो समानता का जो अधिकार है, इसमें 2 चीजें हैं, एक कहें कि पॉजिटिव तरीके से लिखा हुआ है और एक हिस्सा है वो निगेटिव तरीके से लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्या चीजें हैं। तो उसको थोड़ा सा आपको आर्टिकल 14 को कायदे से समझ करके आना है कि इसका मतलब क्या है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन पिछली बार पूछा ही जा चुका है, मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण पिछली बार पूछा जा चुका है, पीरोप्पा वाला केस पूछा जा चुका है। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा अगर छोड़ के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर उसको पढ़ करके आ रहे हैं तो शॉर्ट नोट में उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वो सवाल बड़े में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आर्टिकल 19 से आपसे सवाल पूछा जाता है और यहाँ पे राइट की जो राइट है प्रेस का जो राइट्स वगैरह है कि उसमें क्या है, और इसके साथ में जो इसकी सेंसरशिप की बात है, सेंसरशिप क्या है ये सब देख लीजिएगा। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि आप देखते होंगे जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एक फिल्म सेंसर बोर्ड का एक सर्टिफिकेट रहता है कि हाँ हमने इसको चेक कर लिया है और ये इस उम्र से इस उम्र वालों को देखने के लिए है, ये बच्चों के देखने लायक पिक्चर है। तो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप है, क्या वो चाबुक के तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए या उसका कुछ रीजनेबल तरीका है, उसके कुछ रीजनेबल पैरामीटर्स हैं कि कोई ऐसी खबर ना आप फैला दीजिए जिससे कल को कुछ हौच पौच हो जाए, कुछ समाज में 2 वर्गों में वैमनस्यता बढ़ जाए, कुछ जो कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो क्या उस किस्म की सेंसरशिप करनी चाहिए, या आप किसी का इंटरव्यू उसी आधार पर नहीं प्रकाशित करने दे रहे हैं, छपने दे रहे हैं, या उसको लाइव आने दे रहे हैं कि नहीं तुम तो हमारे विरोधी हो, राजनीतिक विरोधी हो। तो यहां पर सेंसरशिप का मतलब क्या होता है इसको आप यहां पर देख लीजिएगा। प्राइवेसी को लेकर के सवाल खूब पूछे जाते रहे हैं, तो प्राइवेसी के सवाल में मैं आपसे इतनी सी बात कहूंगा कि प्राइवेसी के जो केस लॉज हैं वो क्या है उसको देख लीजिएगा। और जब प्राइवेसी की केस लॉज है तो वो बढ़ते क्रम में है कि ये केस आया खड़क सिंह से लेकर के और पुट्टो स्वामी तक, तो सब समझ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा उसका जो कहें कि क्या कहते हैं उसको, क्रोनोलॉजी जो है वो समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे केस लॉज आते रहे। माइनॉरिटीज का जो अधिकार है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का, उसको एडमिनिस्टर करने का, वो क्या है वो भी उनके लिए पढ़ लीजिएगा कि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, शैक्षणिक अधिकार है, वो क्या है। उसके बाद हम लोग दोबारा सिलेबस पे अगर आते हैं तो तीसरी यूनिट में आपको एक तो समझ लेना है कि आर्टिकल 32 क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों इसको कहते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आर्टिकल 32 जब आप पढ़ रहे हैं तो 226 भी थोड़ा सा देखते हुए आइएगा कि हाई कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, और दोनों में दायरा किसका बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा बड़ा है रिट्स के मामले में या हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है। और यही जब आप सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पर मैं फिर से कहूंगा हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी और कोवारंटो, सबके ग्राउंड्स आप पढ़ लीजिएगा। हैबियस कॉर्पस को इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि पिछली बार आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी और कोवारंटो को छोड़ा नहीं जा सकता है। शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं खूब, और कभी कभी आपसे रिट्स के बारे में या पूरा आपसे पूछ लिया जाता है। यहीं पर आपको एक चीज और समझनी है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है।
अब यहां पर एक चीज और देखनी है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और रिट्स में कोई अंतर होता है क्या? लोकहितवाद में और याचिका में, रिट्स में कोई अंतर होता है क्या? या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी अ काइंड ऑफ रिट है? इसको आप समझ लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़े तो आपके पास जो प्रिंसिपल्स मीन जो आपके कुछ, हमने कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, तो उसमें से कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि यदि कोई कानून ऐसा है जो लाभदायक हो सकता है, अगर उसका एक हिस्सा हटा दिया जाए, वो हिस्सा जो हमारे वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फंडामेंटल राइट्स वाले पोर्शन का या संविधान के किसी भी अनुच्छेद का वायलेशन करता है, तो अगर उसकी उपयोगिता हमारे लिए बरकरार रह सकती है उसका एक हिस्सा हटाने से, मींस आपने मुझसे कोई 10 बात कही, 10 बात में 5 बात मेरे लिए काम किए, मैंने 5 समझ ली, 5 मेरे काम के नहीं, 5 मैं नहीं समझूंगा। तो वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के लॉज के अगेंस्ट हैं, क्योंकि पहले स्थिति दूसरी थी, अब हम संप्रभु हैं, हमारी स्थिति दूसरी है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था है। तो यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपके। एक तो वेबर का प्रिंसिपल है। वेबर का मतलब क्या होता है? सेवेरेबिलिटी, मुझे लगता है आपने पिछली बार पढ़ा भी होगा सेवेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और सेवेरेबिलिटी है, वेबर है, बाकी मुझे लगता है पिथ एंड सब्सटेंस वाला जो आपने पिछली बार पढ़ रखा है, पिथ एंड सब्सटेंस का, और कलरेबल लेजिस्लेशन रहा होगा, ये सब आपने पिछली बार पढ़ा है। तो ये प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि इनमें इनका मतलब क्या है, वेबर का मतलब क्या होता है, सेवेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब हम लोग सीधे आते हैं चौथी यूनिट पे। चौथी यूनिट पे देखिए 2 चीजें हैं। जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव्स की, ये ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्टिव्स 2 लोगों को मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर देखा जाए, एक तो स्टेट को मिला हुआ है और दूसरा मिला हुआ है सिटीजन्स को। सिटीजन्स को जो डायरेक्टिव मिले हुए हैं उनको हम कहते हैं ड्यूटीज, और जो स्टेट को मिला हुआ है उसको हम कह रहे हैं डीपीएसपी। मतलब स्टेट को कुछ निर्देश दिए गए हैं, कहा गया है कि जब भी आप कोई कानून बनाओ, नियम बनाओ, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाओगे तो अपने आप खुद ब खुद वेलफेयर स्टेट बनाने की ओर बढ़ जाओगे, नहीं तो पुलिस स्टेट बन के रह जाएगा, जो बनाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि पुलिस स्टेट बने, वो चाहते थे कि भारतवर्ष बने वेलफेयर स्टेट। और एक स्टेट वेलफेयर स्टेट तभी बन सकता है जब स्टेट अपने उन डीपीएसपीज को, डायरेक्टिव्स को फॉलो करके कानून बनाए। सिटीजन्स को जो दिए गए डायरेक्टिव्स, इनको हम समझ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पे, जो हमसे कहे जाते हैं कि हमारे ये संवैधानिक कर्तव्य है, हमारे ये मूल कर्तव्य है, इनका में पालन करना ही करना है। तो दोनों का मतलब समझना है आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है, हमारे लिए क्या डायरेक्टिव्स हैं, स्टेट के लिए क्या डायरेक्टिव्स हैं। दूसरी चीज, डीपीएसपी वर्सेस एफआर की स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दोनों किसी स्थिति में एक दूसरे के समक्ष विरोध के सुर में खड़े हो सकते हैं। एपेक्स कोर्ट्स के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसमें कभी कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्लस की स्थिति में है, कभी कहा गया डीपीएसपी प्लस की स्थिति में है, कभी कहा गया नहीं फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है वो दोनों इक्वली जरूरी हैं, उन दोनों का समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, अन्यथा डीपीएसपी को अगर अनदेखा किया जाएगा तो दिक्कत होगी, फंडामेंटल राइट्स को अनदेखा किया जाएगा। तो आपको थोड़े से इस जो समस्या जो उत्पन्न हुई थी वहां के तह में जाना है और देखना है कि किस वजह से ये डीपीएसपी वर्सेस एफआर वाली बात का जो हम लोग बार बार बात जिक्र कर रहे हैं वो क्यों है। तो डीपीएसपी और अच्छा, इसकी जब डीपीएसपी आप पढ़ रहे हैं तो डीपीएसपी की क्या, इसका नेचर क्या है, यहां का आपने डीपीएसपी का नेचर देखा ही हुआ है, इसका भी नेचर आपने देखा हुआ है। इसकी जस्टिसिएबिलिटी, जिसको बोले कि जस्टिसिएबिलिटी क्या है, ये उसी में जोड़ करके पूछा जाता है। जो सवाल बनता है भारी भरकम सा वैसा बनता है कि डीपीएसपी के विषय में समझाइए, डीपीएसपी क्या है, कैसे डायरेक्टिव्स हैं, इसकी जस्टिसिएबिलिटी क्या है, फंडामेंटल राइट्स के साथ इसके क्या संबंध है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो आपको शुरुआत से देखा जाए तो एक तो स्टेट वाली चीज देखनी है, कुछ प्रिंसिपल्स देखने हैं, राइट टू इक्वलिटी पढ़ना है आपको, फंडामेंटल फ्रीडम में हम लोगों ने स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की है, जिसमें जो प्रेस की फ्रीडम है उसकी बात की है,
उसके बाद जो फंडामेंटल राइट दूसरी यूनिट में है वहां पर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो एक बड़ा एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन किया है, कम से कम 4-5 केस लॉज, और उन 4-5 केस लॉज में जो ये एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन किया गया है उसको आप समझ करके पढ़ करके जरूर आइएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। एजुकेशनल कल्चरल राइट्स आपको माइनॉरिटीज के कंटेक्स्ट में पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, रिट्स और रिट में और कहें कि पीआईएल में क्या फर्क है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। रिट्स में एक रिट छोड़ करके हम लोग को सारा पढ़ना है, 32-226 की तुलना करके आना है। चौथी यूनिट में फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या संबंध है, कैसे एक सिटीजन के लिए, कैसे एक स्टेट के लिए है, क्यों वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएसपी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस प्रकार से समझना है। और ड्यूटीज की बात हो गई। दो चीजें आपके लिए जरूरी और हैं। एक तो है छोटा है, एक तो है क्यूरेटिव पिटीशन। ये चूंकि आपसे पिछली बार पूछा भी गया है, पिछली बार मतलब अक्सर पूछा गया है, क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब क्या होता है। इसमें केस है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज जो है वो एक सिद्धांत है कॉम्पनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस नहीं, उसका मतलब ये है कि कहें कि भेदभाव, हिंदी में कहें तो भेदभाव, इंग्लिश मुझे भी बिल्कुल अभी भूल रहा हूं मैं, भेदभाव जो है। तो जब कहा जाता है कि किसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो कहा जाता है कि एक वर्ग के केवल एक वर्ग के विकास की बात हो रही है, लेकिन जो ये दिखने में भेदभाव लग रहा है ये उनको कॉम्पनसेशन की तरह से उस वर्ग के लिए जो लंबे समय से पीछे रहा है, जो लंबे समय से मुख्यधारा में नहीं रहा है, तो ये कॉम्पनसेशन जैसा है जो ये भेदभाव जैसा दिखता है। तो प्रतिपूरक भेदभाव करके हिंदी में है, कॉम्पनसेटरी भेदभाव करके इंग्लिश में है, उसको आप समझ लीजिएगा क्या है। उसके बाद यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन वाली चीज आपको एक चीज और देख लेनी है। तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें आपके लिए 10 सवाल में आपको कम से कम 8-9 सवाल आपको आ रहे होंगे, मिल जाएंगे। प्रयास आपको 2 करना है। एक तो आर्टिकल्स आपको सही रेफर करने हैं। पिछली बार भी मैं कह रहा था कि जब आप शुरुआत में पेपर लिखना शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चन जब आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो वहां पर उसी क्वेश्चन को हूबहू उतारना या उसमें कुछ अलग फंतासी लिखना वो सही नहीं है। शुरुआत में कम से कम 4 से 5 लाइन में आप डायरेक्ट बिल्कुल रेलिवेंट प्रोविजन पर जाइए, उसके बारे में कुछ कहने का प्रयास करिए, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, बार बार लोग पूछते हैं एग्जाम के बाद, मिलते हैं कि पेपर नंबर नहीं आ रहा है, इनके नंबर आ रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं, तो अगला जो आपको लग रहा है कि उसने बहुत संक्षिप्त लिखा है, थोड़ा लिखा है, हो सकता है उसने शुरुआत की 4-5 लाइन में जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो दी हो। अब आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, आप सीधे आर्टिकल 32 के बारे में बात करने के बजाय रेमेडी के बारे में बात कर रहे हो, रेमेडी से आप टॉट पे जा रहे हो, टॉट से आप इधर उधर कूद फांद रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे। प्रयास ये करिए कि शुरुआत की 4 से 5 लाइन में जो आप उसका मूल कहें कि सार है अपने आंसर का, वो देने का प्रयास करिए, ताकि जब कलम चलनी शुरू हो किसी की, जब वो आपका मूल्यांकन कर रहा हो, तो उसको ये न लगे कि मैं कहाँ जाकर के इसको नंबर दूं, ताकि शुरुआत से उसका मन बना रहेगा तो आगे पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जूनियर से सीनियर होने जा रहे हैं और अब अपने नए वाले बैच का स्वागत करिए। नया वाला बैच जो आपका जूनियर बैच आ रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कुछ भी नया अपडेट होता है, कुछ भी आवश्यक चीज होती है, मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद, प्रणाम।